एवरीवन, आज है 24 दिसंबर और डे है सैटरडे। सो आज इतने कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल तो नहीं है, बट एक सर्विक्स कैंसर के ऊपर ही एक एडिटोरियल है। एंड हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू कंप्लीट एनालिसिस। सो फर्स्ट फ्रंट पेज पे ना ये आर्टिकल है। ये ना 81 करोड़ पीपल को, 81 करोड़ लोगों को फ्री में फूड ग्रेन देने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसके अंदर अराउंड 2 लाख करोड़ रुपए का जो अनाज है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो है ना 81 करोड़ रुपए की जो टोटल कॉस्ट लगेगी इसकी। एंड इसके अंदर जो पहले आपको रुपए थोड़े भले कम रुपए, 1 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये दे के जो आप गेहूँ, दाल और चावल लेते थे, वो अब आपको फ्री में मिलेंगे। कब तक? पूरे 1 साल तक, अराउंड 28 मंथ तक। ये जो योजना है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अंदर जो लोग आते थे उन लोगों को मिलेगा। यही है। अच्छा, आप सोचोगे कैसे? वो बीपीएल कार्ड वगैरह नहीं होता, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड हैं उन सबको मिलेगा ये। तो इसके अंदर ना 2 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एक तो ये NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये 2 चीज़ें स्टैटिक पार्ट हैं और ये दोनों हमें कवर करनी है। सो करते हैं इन दोनों चीज़ों को कवर। ये रहा, पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जान लें। देखो, ये जो एक्ट था ना, ये सबको फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशनल फूड अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि हमारे DPSP के अंदर भी एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि सबको एक क्वालिटी फूड मिले। तो उसी एम को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे लॉज और ऐसे एक्ट्स बनाती है। ये 100% लोगों को कवर नहीं करती है, 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 80% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को कवर करती है, जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आते हैं उन लोगों को। मतलब जिनके पास BPL या APL कार्ड होता है, उन लोगों को, जिन लोगों ने इसमें रजिस्टर करा था, और सबने तो रजिस्टर करवाया नहीं है ना, तो उन्हीं लोगों को। अब ये जो प्रोग्राम है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उसके अंदर 67% टोटल पॉपुलेशन कवर होती है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? जो TPDS क्या होता है मैंने पहले ही बताया। TPDS मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर आता हो, और क्या, या तो अंत्योदय अन्य योजना जो गाँव में चलती है ना, उसके अंदर आता हो, 2 में से कोई एक में आए। अब इस प्रोविज़न के अंदर 5 kg जो फूड ग्रेन्स है ना, वो पर मंथ 2, 3 या 1 रुपये पर kg के प्राइस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यही है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उन्हें मैटरनल बेनिफिट मिलता है, अराउंड 6000 रुपीज़ देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को। और जब तक बच्चा 14 ईयर्स का ना हो जाए तब तक उन्हें मील प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये है इसके बारे में। बट कुछ इसकी वीकनेसेस भी हैं जो इस PDF में नहीं है, वो मैं आपको बता दूं। देखो, इसके अंदर पहले ये देखो, ये वाला पॉइंट था कवरेज वाला। इसके अंदर क्या कहा था कि 75% रूरल और 50% अर्बन, ठीक। तो क्या 75% ये इतने 50% लोगों को ही फ्री का मतलब अनाज लेने की बेनिफिट है? बाकियों का क्या वो इंडिया के सिटीजन नहीं है? उन्हें भी तो मिलना चाहिए ना। ये प्रीवियसली एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था, और ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको अगर आप कोई एक आंसर लिख रहे हो ना, तो उसके अंदर पहले इंट्रो लिखोगे, फिर उसके प्रोज लिखने पड़ेंगे और कॉन्स लिखने पड़ेंगे। तो इसके दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों लिखने हैं ना। तो आपने ये प्रोज तो पढ़ लिए है ना, पर कॉन्स कौन पढ़ेगा? वो तो हमें खुद सोचने पड़ेंगे ना। तो यही है। इसका पहला है कि ये पूरी जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है ना, उसे कवर नहीं करता अपने में, कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को ही कवर करता है। पहले इसका डिसएडवांटेज ये है। दूसरा ना, इसके अंदर जो सेंसेक्स यूज़ किया ना, वो 2011 के बेसिस पे है, और अभी चल रही है 22। तो जो पॉपुलेशन है ना, उस टाइम पे काफ़ी कम थी, तो उस कम पॉपुलेशन को ही बेनिफिट मिल रहा है। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, कई जगह से माइग्रेंट, कई लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिली है, उनका क्या, इन लोगों को थोड़ी काउंट किया है उसमें। तो पॉपुलेशन ना उस टाइम के हिसाब से सोच के चल रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर ना दूसरा एक ये था कि जिसके पास राशन कार्ड होगा ना, उसे ही मिलेगा। तो अब क्या हो अगर उसके पास राशन कार्ड ना हो?
क्या हो अगर उसके पास आधार कार्ड ना हो तो उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे ना। तो ये इसके वीकनेसेस हैं। अब दूसरी जो इसके अंदर स्कीम के बारे में बात की गई है वो है, कौन सी स्कीम है वो, मे बी मैंने लिखी है उसके बारे में, वेट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, दूसरी स्कीम ये थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये ना जो कोविड के टाइम पे आई थी, मतलब कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अनाज वगैरह था ना, वो फ्री में देने के लिए आई थी, क्योंकि शॉप्स वगैरह नहीं जा पाते थे और कई लोग वर्क नहीं करते, तो उनका क्या, कई लोग डेली के बेसिस पे काम करते थे और उतना ही कमाते थे और उनका काम बंद हो गया था। तो पीएम प्रधानमंत्री जी ये स्कीम लाए थे, जिसके अंदर इनिशियली ना 3 महीने, अप्रैल, मई और जून तक ना अराउंड 80 करोड़ राशन होल्डर्स को दिया था। एंड काफ़ी फ्री में राशन देते थे। एंड इसके अंदर अराउंड 3.91 लाख करोड़ के टोटल एक्सपेंडिचर आया था। एंड बट इसका एक दिक्कत, इसकी भी यही दिक्कत थी, ये जो सेंसेक्स था ना वो 2011 का था। अगर 2011 के सेंसेक्स से आप 2021 में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा की पॉपुलेशन आई उनका क्या है ना। देखो इसके अंदर इशू सही से डिस्कस किए हैं। एक्सपेंसिव था, क्यों एक्सपेंसिव था, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे लोग, अब इन सभी का फ्री में खाना अगर गवर्नमेंट पहुंचाएगी तो उन्हें देना तो अपने कंसोलिडेटेड फंड में से ही पड़ेगा ना, अपनी जो बजट है उसी में से देना पड़ेगा। तो ये दूसरा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जैसे ये कंट्री है हमारी, ठीक है, ये कंट्री है, ठीक, इससे हम 10 रुपये की चीज़ परचेस कर रहे हैं और हम दे रहे हैं 5 रुपये की, तो हम पे जो फिजिकल डेफिसिट आया ना 5 रुपये हमने उधार में रखे, है ना। जैसे मैं एक शॉपकीपर के पास गई, मैंने 10 रुपये की चीज़ ली और मैंने खाली 5 रुपये दिए, तो मेरे पास 5 रुपये का उधार है, तो उधार कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा ना। तो ये होता है डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। और तीसरा है इन्फ्लेशन। देखो हीट वेव चल रही थी और मानसून भी अच्छा नहीं था उस टाइम पे, तो ना जो वीट वगैरह थे ना वो इतने नहीं थे, तो हमने कई बार ना अपनी कंट्री की नीड तो कभी कभार पूरी कर लेते थे, बट अगर नहीं हो पाती थी तो बाहर से भी लाना पड़ता। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, है ना। और कौन सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की इसी स्टेज में, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और ये सारी स्कीम्स हैं, ये सब पढ़ना तो पढ़ो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर यूपीएससी में, साइलेंट फीचर्स बताओ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, और हाउ द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। हंगर और माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट कैसे वर्क करता है। देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने पढ़ लिया है ना, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया। और ये कैसे हंगर को एलिमिनेट करेगा, अगर आप सबको फूड प्रोवाइड करोगे तो हंगर तो एलिमिनेट होगा ही। और माल न्यूट्रिशन कैसे, क्योंकि अंडर 14 सभी बच्चों को हम दे रहे थे, माल न्यूट्रिशन भी। बट ये जो फूड आपको बाद में लिखना भी है कि ये जो फूड आप दे रहे हो ना वो न्यूट्रिशनल होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए। ग्राउंड पे जब देखें ना तो ये इतना न्यूट्रिशनल नहीं होता। कई बार तो ऐसे देखते हैं कि खाली जैसे कई स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता है ना, तो उसमें रोटी के साथ नमक दे देते हैं। सो ये कहाँ से न्यूट्रिशनल हुआ, है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, बस समझने के लिए। ओके, सो ये था आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल पढ़ लिया, आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया, स्टैटिक पार्ट देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो देखो, अब ना इंडिया पहली ऐसी कंट्री बना है जिसने नीजल वैक्सीन डेवलप की है। नीजल वैक्सीन मतलब जैसे ये आप हो, ठीक है, आप जो वैक्सीन लोगे ना वो नोज से इनहेल करके लोगे। मतलब नॉर्मली पहले वैक्सीन लगती थी, वो एज अ इंजेक्शन से लगाई जाती थी ना वैक्सीन, और वो इंजेक्शन से नहीं, नोज मतलब इनहेल करके आप उसे ले सकते हो, ठीक है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट नेजल वैक्सीन बनी है जो BBV151, ये जो वैक्सीन है ना इसे अप्रूवल मिल गया था नवंबर में, बट वो पब्लिक यूज़ के लिए भी अप्लाई नहीं हुई थी, बट अब वो पब्लिक यूज़ के लिए अप्लाई हो गई है। उसकी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। अब ना ये जो वैक्सीन है ना ये किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने।
और इसका जो ये हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट डोज लगवा लिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली सबने लगवा लिया होगा, सेकेंड डोज किसी ने लगवाया होगा, नहीं लगवाया होगा, नहीं लगवाया तो इसे एज अ बूस्टर डोज ले लो, ठीक है। और जिसने सेकेंड डोज भी लगवा लिया उन्हें बूस्टर डोज, सॉरी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज तो लगवा लिया ना, सॉरी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज तो सबने लगवाया है, बूस्टर डोज लगवाना था ना, तो बूस्टर डोज की तरह ये काम कर सकता है आपका। आगे बात करें तो इसका नाम इनकोवैक है, जो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक एंड यूएस की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी दोनों ने इसे अप्रूव कर दिया है, ठीक। और ये 18 ईयर्स से ज़्यादा कोई भी ले सकता है। ये थर्ड फेज ट्रायल भी इसका कंप्लीट हो गया है सेफली। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर कोई स्टैटिक पार्ट आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा वैसे, कोविड के बारे में है, सो वो तो आप कितनी बार पढ़ ही चुके होगे, 2020 से चल रहा है कोविड। तो देखो अब ना 16 आर्मी मैन्स की डेथ हो गई है, बहुत सैड न्यूज़ है। सिक्किम में ये एक्सीडेंट हुआ एंड यही है, 16 लोगों की डेथ हो गई, शहीद हो गए 16 आर्मी मैन। ये फर्स्ट पेज पे ही था। देन अब ना कैबिनेट ने ये जो स्कीम थी 1 रैंक 1 पेंशन उसे अप्रूव कर दिया है। इसी के बारे में है, 1 रैंक 1 पेंशन जो स्कीम थी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया, सॉरी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। तो अब आपको ये नहीं देखना कब अप्रूव हुई क्या हुआ, आपको 1 रैंक 1 पेंशन क्या होता है। अच्छा प्रीवियसली क्या होती थी, प्रीवियसली ना एक बात बताना भूल गई, प्रीवियसली जो लास्ट डे होता था ना आपकी सर्विस का, जैसे वैसे मैं कोई 20 to 30 मिल रहे हैं, ठीक। अब लास्ट डे पे मुझे 40 मिले तो 40 का 50%, ठीक, वो मिलता था रिटायरमेंट के बाद, मतलब 20,000 मुझे हर महीने रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे, ऐसा होता था। तो ये था। अब ना 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर ऐसा होता है, आपकी क्या रैंक थी और आप उस रैंक पे कितने टाइम तक रहे, आपने कितने टाइम तक सर्व किया, उसके हिसाब से मिलेगा। तो अब जरा देख लेते हैं 1 रैंक 1 पेंशन को। वेट, ये तो DRDO आ गया, जस्ट अ व्हाइल। सो ये रही 1 रैंक 1 पेंशन। ये ना जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं ना जिनकी सेम रैंक है और सेम लेंथ ऑफ सर्विस उन्होंने दी है और रिटायरमेंट की डेट से अलग, ठीक। अब देखो अगर कोरोना आ गया है ना, तो रिटायरमेंट के टाइम मतलब लास्ट डे ऑफ सर्विस को मेरी प्राइस जो तनख्वाह होगी वो कम होगी, है ना, तो क्या मुझे पेंशन भी कम लेगी, तो नहीं। अगर पहले वाली सिस्टम होती तो ऐसा होता, बट ये अलग है। इसके अंदर ना आपका कितने टाइम तक आपने सर्व किया और कौन सी पोस्ट पे, वो दोनों देख के आपके लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट से इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट डे ऑफ सर्विस से इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है आपने कितने टाइम तक सर्व किया और उस सर्विस के टाइम पे आपकी क्या पोस्ट थी उससे। तो ये है जैसे मैंने पहले बताया, पहले क्या था, जो पे थी वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से पहले आपकी कितनी थी उस पर बेस थी। सो अब बात करें रिटायरमेंट की, तो सॉरी ये पेंशन किस किस को हेल्पफुल होगा, ज़्यादातर यूपी और पंजाब के लोगों, क्योंकि ज़्यादातर आर्मी में भी यूपी और पंजाब में से ही ज़्यादा जाते हैं। फिर ये जो रिटायर्ड पर्सन है टिल 30 जून 2014 तक उन लोगों को कवर करेगा। और इसे एस्टेब्लिश करने की जो रिकमेंडेशन जो थी ना, वो कोशियाल कम्युनिटी ने दी थी, भगत सिंह कोशियाल जो एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी तरफ से बनाई गई थी ये। तो यही था 1 पेंशन 1 सॉरी क्या था 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। अब आगे जाएं तो इसके अंदर यही है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अब ना एक ये है आर्टिकल CAG कंप्यूटरल एंड एडिटोरियल जनरल, उन्होंने DRDO से ये कहा कि आप ना काफ़ी डिले कर दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और कई बार तो आप फेल भी हो जाते हो अपने जो अचीवमेंट्स आपने टारगेट रखे थे उसे कंप्लीट करने में। सो इस पर थोड़ा ध्यान दो, ऐसा कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा। अब ये आपसे स्टेटमेंट कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेंगे कि DRDO क्या है, कि कंप्यूटर एडिटोरियल जनरल क्या है, और कंप्यूटर और एडिटोरियल जनरल DRDO को कैसे कह सकता है, उसका काम क्या है।
तो इसके लिए आपको कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आपने को जानने के लिए लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 51 रेफ़र करना पड़ेगा। और अगर ब्रीफ में बताएं कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल को, तो जो वर्क होता है ना ऑडिट करने का अकाउंट का, कैसे ऑडिट करने का, देखो ये है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भारत के पास जो अमाउंट है ना वो 3 फंड्स में होती है। सबसे बड़ा वाला जो फंड होता है वो कंसोलिडेटेड फंड जो यूनियन के हाथ में होता है मेनली, तो पार्लियामेंट के हाथ में होता है, सॉरी पार्लियामेंट के हाथ में, यूनियन नहीं, सॉरी यूनियन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये कंसोलिडेटेड फंड है, इसकी पावर पार्लियामेंट के हाथ में होती है। तो अगर देखो गवर्नमेंट है, उसे चलाने के लिए रुपए चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव इसमें से रुपए लेगी और किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी, इसमें लगाएगी, इसमें लगाएगी। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या करता है, जब रुपए लग जाता है तब वो एक रिपोर्ट बनाता है। ये रिपोर्ट बनाई, अब रिपोर्ट में देखेगा कि जो इन्होंने रुपए लगाए वो सही लगाए कि नहीं, पूरी रिपोर्ट एक तैयार करी। अब ये रिपोर्ट जाएगी पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट को तो रिपोर्ट ऐसे पढ़ना आता है नहीं, ऐसे नहीं कह रही नहीं पढ़ना आता, बट काफ़ी लीगल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये जाएगी PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। किसके पास? PAC के पास, ठीक है। अब ये PAC इस जो पूरी रिपोर्ट को समरी बना के वापस देगी पार्लियामेंट के पास। भूल गए? रुको फिर से समझाऊँ। देखो ये कंसोलिडेटेड फंड है, इसमें से एग्जीक्यूटिव रुपए लेगी, ठीक है, रुपए लिए एग्जीक्यूटिव ने। अब ये एग्जीक्यूटिव ने जो रुपए लिए ना उसकी CAG एक पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। अब ये रिपोर्ट जाएगी पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है ना वो करेंगे क्या, इस रिपोर्ट को देंगे PAG पब्लिक अकाउंट कमेटी को, जो इसकी समरी बना देगी, छोटी सी समरी बन जाएगी। अब ये समरी वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगी और प्रेसिडेंट इस समरी को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और इस पर डिस्कस हो गई कि गवर्नमेंट ने कहाँ क्या सही किया, कहाँ गलत किया और क्या कमियाँ थी। ये काम होता है CAG का। मेन मैंने ऊपर से बता दिया CAG का काम। और CAG का काम क्या होता है, CAG जो होती है ना वो और किस किस को देख सकती है, वो ना कोई प्राइवेट कंपनी भी को भी देख सकती है। जो जैसे मेरी एक कंपनी है, मैं अपने आप को दिखा रही हूँ कि मैं लोन में हूँ, बट मैं लोन में नहीं हूँ, मैं मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने गलत दिए हैं। तो कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल जाके सारी डिटेल ढूंढ के और मुझे ये बता सकती है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम टैक्स बचाने के लिए ये दिखा रहे हो कि मैं कर्जे में डूबी हूँ, है ना। तो कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल का यही काम होता है। ये एक पब्लिक एक कंपनी को, एक गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब पे नज़र रख सकती है। और इसका काम है जब खर्चा हो गया तब उसकी पर्ची निकालो और दो। तो ये DRDO क्या है, DRDO भी तो एक एजेंसी है, तो उसका भी ना ये पर्चा निकालती है कि आप एक तो काम में डिले कर रहे हो और आपके प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। तो एट लास्ट ये जो करेंसी जो आप मनी यूज़ कर रहे हो वो जा तो रही है डिफेंस फंड में से, यूनियन की जो डिफेंस फंड है उसमें से, तो आपको ना इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ कर लेना CAG। आप चैप्टर नंबर 52 है, मे बी 52 है, 51 है, चैप्टर नंबर 51 है लक्ष्मीकांत में, वो देख लेना। और हाँ, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, वो चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे इन क्वेश्चन का आंसर देना कि ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, ठीक। और अगर है तो कौन से आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कशन किया है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रीन रिवॉल्यूशन पे, उस पर एक लड़का था, शायद यश नाम था उसका, उसने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हाँ 1960s में स्टार्ट हुआ था राइस एंड वीट का, और ये मेनली स्टार्टिंग में ना गंगा प्लेन पे था लोकेटेड। गंगा पहले पंजाब में, हरियाणा में था, फिर धीरे धीरे वो गंगा प्लेन में स्प्रेड हो गया। और इसी की वजह से अब सैलिनेशन भी हो रहा है, मतलब सैलिनेशन मतलब लैंड के ऊपर नमक सा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ओवर इरिगेशन किया तो ये होना ही था। तो ये भी था। अब आगे जाते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपको पढ़नी है DRDO के बारे में। CAG तो मैंने आपको बता दिया, आप लक्ष्मीकांत में से पढ़ लोगे। अब DRDO पढ़ लेते हैं। वेट, मैं PDF खोलती हूँ DRDO की।
ये रही DRDO। DRDO क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक ब्रांच है। किसके कौन से फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है? डिफेंस के फील्ड में। किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंडर में, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अगर कोई बॉडी है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब इसका मेन काम क्या है? इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाए, ठीक है। मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो, आत्मनिर्भर भारत है वो, इन सारे कामों की वजह से ये आगे आया है। अब इसके अंदर जो अभी अग्नि 5 मिसाइल थी वो भी इसी ने बनाई, DRDO ने। पृथ्वी मिसाइल, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, पिनेका रॉकेट जो हम अभी अर्मेनिया को दे रहे थे शायद, हाँ अर्मेनिया को दे रहे थे पिनेका रॉकेट सिस्टम। अर्मेनिया और अजरबैजान की जब लड़ाई हो रही थी तब। एक मिनट, अजरबैजान को आप बता देना, मैं भूल गई, शायद अर्मेनिया को दे रहे थे या अजरबैजान को, एक को दे रहे थे। सो आगे जाते हैं। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन 1958 में हुई थी। टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट TDS के अंडर, एंड ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी साथ में वर्क किया था। अब इसके अंडर में 50 लेबोरेटरीज हैं जो कि एरोनॉटिक्स, आर्मेंट्स, इलेक्ट्रॉन, कॉम्बैक्ट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इन सब सारे कामों पे और भी काफ़ी सारे काम पे वर्क करती है। अब इसके अंदर कुछ मेन प्रोग्राम्स, ये देखना ध्यान से। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर अभी जो अग्नि 5 का ट्रायल हुआ है ना, वो भी इसी के अंदर हुआ। ये ना APJ अब्दुल कलाम का जो ड्रीम था इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाए मिसाइल के सिस्टम में, उसके द्वारा बनाया गया ये प्रोग्राम। और इसके अंदर अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग। अब ये याद करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक है, पटना। पटना मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ठीक है, याद रखना। पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। चलो, ऑटोमोबाइल और रोबोटिक सिस्टम में भी जो इनर्ट एक्सप्लोसिव डिवाइस होती हैं उसे बनाने में। फिर हाई टेरेस्ट्रियल सेंटर होते हैं इसके, क्यों? क्योंकि उधर कोल्ड स्टोरेज मिल जाती है। आपने पिनेका लेक के पेंगोंग त्सो लेक के बारे में तो सुना होगा, उसके बाद पास में भी है एक सेंटर इनका। फिर अब इश्यूज़ क्या क्या हैं, ये मेन पॉइंट आया, क्योंकि अभी हमने देखा ना CND ने फटकार लगाई थी DRD को कि आप सही से काम करो, टाइम पे अपना प्रोजेक्ट जमा करो, तो और अपने प्रोजेक्ट एफिशिएंटली करो। तो इसी पे इश्यूज़ में आप देखो, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड। देखो, बजट इन्हें पहला तो कम मिलता है, ठीक है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो टोटल बजट रहता है ना, उसमें से DRDO के लिए इतना बचता है 5.34%, जो 2013 और 2014 का, मतलब अराउंड 8-9 साल पहले की बात है, उस टाइम का रिपोर्ट है। अब इसके अंदर मैन पावर भी एनिक्वेट कम है, ठीक, और काफ़ी लॉन्ग डिलेज हो जाते हैं क्योंकि मैन पावर कम है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लगा, अच्छा लगा, मतलब हंसी आई सुन के। प्रॉमिस बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं पर डिलीवरी बहुत छोटी है। जैसा अभी कंप्यूटर जनरल ने कहा था, वैसा ही सेम टू सेम बात ना 2011 में भी उन्होंने कही थी कि ये जो DRD को है ना, अपने बातें सीरियसली लेनी चाहिए, अपने प्रोजेक्ट एट अ टाइम कंप्लीट करने चाहिए। सो यही है DRDO के बारे में। आपकी दो जो बॉडीज़ हैं वो कवर कर ली, एक तो DRDO, जो CAG आधा वर्क आपका है, आपको होमवर्क में जाके वो रीड करना है। देन आगे आए तो UP और तमिलनाडु के अंदर ना जो प्रोजेक्ट मॉन्यूमेंट्स होती है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उनका एंक्रोचमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, जैसे ये एक मॉन्यूमेंट है, ठीक। अब इधर जाएंगे लोग देखने के लिए, सॉरी बहुत गंदी ड्राइंग है। चलो, ये एक मॉन्यूमेंट है, अब इसे देखने के लिए लोग जाएंगे, ठीक। तो अगर लोग जाएंगे, तो अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो ये एक टूरिज़्म का जगह बन जाएगी। तो जिन लोगों के पास वर्क नहीं है ना, वो अपना स्टॉल और ये सब लेके इधर बैठ जाएंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इधर ही अपनी टेम्प्रेरी सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये जो मॉन्यूमेंट है ना, उसके आसपास काफ़ी भीड़ हो रही है और इससे उन मॉन्यूमेंट पे भी अफेक्ट हो रहा है,
क्योंकि अगर कोई स्टॉल लगेगा तो उधर ही कचरा होगा एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई टोबैको यूज़ करता है उधर ही स्प्लिट कर देगा, और आप खुद सोचो ना, बहुत सारी इश्यूज रहते हैं। तो ये इन इशू की वजह से ना ये जो मॉन्यूमेंट हैं ये ख़राब हो रहे हैं, एंक्रोचमेंट हो रही है इनकी। तो इसी के बारे में बात है कि ये स्लो तो ज़रूर हैं बट ये दिख रहे हैं, एंक्रोचमेंट दिख रही है। यूपी में कौन से स्टेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई है, यूपी में देखो 74 मॉन्यूमेंट्स इंक्रोच हो गए हैं, तमिलनाडु में यूपी में 75, तमिलनाडु में 74, कर्नाटक में 48, महाराष्ट्र में 60, 46 एंड यही सेम लिस्ट है। सो इसी के बारे में बात करें। देखो ये जो इमेज दिख रही है, ये देखो गेट, मेन गार्ड गेट है, तो इसके आसपास देखो इतने सारे लोग दिख रहे हैं, ये और अंदर भी काफ़ी लोग हैं, तो ये ना इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो इसी के बारे में बात है। टोटल जो हेरिटेज साइट है ना इंडिया के अंदर वो 3695 हैं, जिनमें से काफ़ी सारी इंक्रोच हो गई हैं और नहीं करना, इसके लिए एक्ट है हमारे पास, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 2010 था ना, उसके अंदर कुछ बातें थी, जैसे जो जगह है ना उसके 300 मीटर के रेडियस में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा 100 to 200 मीटर्स के एरिया में। और इसके अंदर वो सारी जो साइट्स हैं ना जो 100 ईयर पुरानी हैं उनके बारे में ये बात की गई है। सो ये सारे प्रोविजंस हैं, बट अब आपको क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ये छोटा सा दिखा है ना, ये छोटा सा ASI वो पढ़ना है, ये आपके GS 1 से इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख के चलना पड़ेगा। वेट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये रहा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, और अभी मैंने बताया था 3700 अराउंड जो मैंने बताई थी ना, वो 3650 से भी ज़्यादा एंशियंट मॉन्यूमेंट है जो इसके अंदर आती हैं। अब इसका जो मेन काम होता है वो होता है कंजर्व करना, मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना इन मॉन्यूमेंट्स को। इसकी फाउंडेशन 1861 में अलेक्जेंडर कमिंघम ने रखी थी, जो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या है मेरा क्वेश्चन? ये है कि इंडिया के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंडिया के जो फादर ऑफ, एक मिनट, ये हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट कौन है? बताओ, है तो नहीं, ख़त्म हो गए वो। फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट कौन थे? सो प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन थे। आगे चलते हैं। ये हो गया, तमिलनाडु और यूपी स्ट्रगल कर रहा है एंक्रोचमेंट से मॉन्यूमेंट्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये छोटा सा, इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको बस इसके अंदर एक बॉडी कवर करनी है, GI टैग। एक्चुअली ये ना मोआ जो है, इसका पूरा नाम बंगाली मिठाई है ये, जो जोगनगरी मोआ कहते हैं इसे मे बी। तो ये जो है ना, इसको GI टैग मिला था 2015 में, और इसका GI टैग वापस रिन्यू करवाना है, एक्सटेंड करवाना है। तो इसी के बारे में बात चल रही है। तो आपको ये मिठाई के बारे में नहीं जानना, आपको जानना है इसके बारे में, ये जो छोटी सी बॉडी है GI टैग, उसके बारे में। GI टैग क्या होता है? कहाँ गया GI टैग? ये रहा GI टैग। GI टैग जो होता है ना वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि ये जियोग्राफिकल लोकेशन, देखो ये वर्ल्ड है, ठीक। अब ये मेरा इंडिया है, ऐसा नहीं लगता इंडिया, वेट, ये वर्ल्ड है। अब इसके अंदर ये और बुरा हो गया, चलो जो कुछ भी है, ये कंट्री है। अब इस कंट्री में एक टाइप की टी बनती है। अब ये दूसरी जगह है, इधर टी बनती नहीं है। मैं गया इधर से टी उठाई और टी लेकर आया, इधर रखी, और इस टी को अपने कंट्री का नाम दे के, खाली नाम दे के, वो टी वहाँ की है।
अपनी कंट्री का नाम देख के हर जगह सेल करने लगा। तो क्या हुआ, यहाँ की जो जियोग्राफिकली जो चीज़ यहाँ बनती थी वो इधर ले गए और चोरी से आप फैला रहे हो। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता ना तो हम इसे ये करने नहीं देते हैं। तो ये है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसे आप ना एक टाइप का कॉपीराइट या पेटेंट या ट्रेडमार्क भी मान के चलो, तो यही होता है। एंड इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जगहों पे जीआई टैग दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों को दिया है, मखानों को दिया है, चाय को दिया है, जयपुरी ब्लू पोट्री को दिया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों को दिया है। सो इसका ये क्या करता है, किसी भी थर्ड पार्टी को ना यूज़ करने से प्रिवेंट करता है। सो यही था। अब आगे जाएं तो एक एडिटोरियल है। अब ये एडिटोरियल ना प्रीवियसली जो हमने सर्विकल कैंसर है ना उसके बारे में बात की थी, उसी से रिलेट करके है। मैंने सर्विकल कैंसर, ये रही सर्विकल कैंसर की नोट्स। पहले एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, उसके बाद सर्विकल कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो फाइटिंग कैंसर, और कोई एडिटोरियल इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आज सैटरडे है, एक ही है। सो बात कर लेते हैं इसी के बारे में। इंडिया में ना सर्विकल कैंसर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए वैक्सीन लाई गवर्नमेंट के द्वारा। जो बच्चियां हैं 9th और 14 ईयर्स की, उन्हें स्कूल में जाके ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विकल कैंसर होता है ना उस एशिया के अंदर, उसमें से 82% जो केसेस हैं ना ग्लोबली वो एशिया में होते हैं, और उसमें से भी 21% जो केसेस आते हैं ना वो इंडिया में से आते हैं, और चाइना में से 18। अब सर्विकल कैंसर क्यों होता है, क्योंकि एक वायरस होता है ह्यूमन प्लॉपिनोमस वायरस HPV। वो क्या है, वो एक कार्सिनोजेनिक वायरस है जिसकी वजह से ये होता है। अब आप पूछोगे कार्सिनोजन क्या होता है। कार्सिनोजन ना कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर के लिए कार्सिनोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप तंबाकू लेते हो उसके अंदर भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में देखो ये आपका DNA है, ठीक। अब DNA के ऊपर ये कुछ स्टैंड्स होती हैं। अब इन स्टैंड को आप जूम इन करके देखोगे ना तो वेट, वापस ड्रॉ करते हैं। देखो ये DNA है, DNA के अंदर कुछ स्टैंड्स होती हैं। अब इन स्टैंड्स को अगर आप जूम इन करके देखोगे ना तो इसके अंदर एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये सारे एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं, तो इनकी चेन होती है सामने सामने। तो अगर ये जो सीक्वेंस है ना, ये चेन है ना, अरेंज सही से नहीं है, मतलब इधर से कोई जीन उठा, इधर इतना जीन खराब है और इस जीन पे कार्सिनोजेनिक चिपक गया है, तो ये पूरा जो ये DNA है ना वो खराब हो जाएगा। और DNA खराब तो क्रोमोसोम खराब, क्रोमोसोम खराब तो पूरी सेल खराब। समझ में आ रहे हो? क्रोमोसोम साथ में मिलके, क्रोमोसोम कहाँ होता है, सेल के अंदर। तो अगर क्रोमोसोम खराब होगा तो सेल खराब, और फिर ये जो सेल है ना वो इरेगुलरली ग्रो करेगी और वो पूरे एरिया को इन्फेक्ट कर देगी। तो ऐसे होता है कैंसर। तो ये जो मेन खेल है ना वो खेल चालू होता है जीन से। तो ये जीन को कौन अफेक्ट करता है, ये वायरस। ऐसे होता है कैंसर। तो अब आगे बात करें कैंसर की, तो अराउंड 6 लाख वुमेन्स हर साल कैंसर से डायग्नोस करवाती हैं। और अगर बात करें तो 90% जो गर्ल्स हैं ना उन्हें हम मतलब ये जो प्रोग्राम था ना इसे मतलब ये जो बीमारी है ना इसे क्योर करने के लिए हमें ना गर्ल्स को वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा, ऐसा WHO ने कहा है। WHO ने ये कहा है कि हमें 90% गर्ल्स को फुली वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा, तभी हम 15 ईयर की एज को अटेंड करने तक, तभी हम इससे लड़ पाएंगे। क्योंकि ये जो बीमारी है ना ये प्रिवेंटेबल भी है और क्योरेबल भी है, इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट दिक्कत ये है कि अवेयरनेस नहीं है। तो इंडिया ने ना इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर लिया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें ट्रीट करने के लिए, जैसे कि ये सारी बीमारियां थी, टिटनस है, पोलियो है, इन सारी को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल थी और बट ये प्रिवेंट हो सकती थी, क्योर हो सकती थी और जल्दी स्प्रेड होती थी। तो इनके लिए ह्यूज अमाउंट में वैक्सीन क्रिएट की और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर लाए।
तो यही कह रहे हैं कि इसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर लाई है एंड फिर इसे क्योर करेंगे। तो यही है। अब इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक पार्ट आप जान लो। सर्विकल कैंसर क्या होता है। सर्विकल कैंसर ना सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। अब ये इमेज देखना, देखो ये वाला जो पार्ट है ना सर्विक्स वाला, इस एरिया पे अगर कैंसरियस सेल ग्रो होने लगे तो हो जाता है सर्विकल कैंसर। यही है सर्विकल कैंसर के बारे में। एंड सेकेंड मोस्ट प्रिविलेंट कैंसर है ये। एंड हाँ, सेकेंड मोस्ट प्रिविलेंट कैंसर है और 1/5 ऑफ द ग्लोबल कैंसर जो है वो यही होता है। अब इसके 4 स्ट्रेन्स हैं और इसकी जो वैक्सीन है ये काफ़ी कॉस्टली थी, इसलिए इंडिया ने अपनी नई वैक्सीन तैयार की। और ये जो वैक्सीन है ये अराउंड जो गर्ल्स हैं उन्हें हम देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस। अब एक बार क्विक ओवरव्यू ले लें क्या क्या पढ़ा हमने। पहला था ये आर्टिकल जो था ना उसमें 2 बातें की। पहली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसके बारे में। अब आगे जाएं तो ये रही, इसके बारे में भारत बायोटेक ने अपनी नेज़ल वैक्सीन बनाई जो वर्ल्ड की फर्स्ट नेज़ल वैक्सीन है उसके बारे में। एंड ये 16 आर्मी पर्सन्स की डेथ हुई। देन आए एडिटोरियल के पेज पे, तो इस पेज पे सर्विकल कैंसर के बारे में बात हुई। देन आगे ये हमने बात की कैबिनेट ने जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम थी उसके बारे में। देन इसके अंदर हमने 2 बॉडीज़ देखी, एक तो CAG एंड दूसरी DRDO। फिर आगे जाएं, देन इसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात की, कैसे इन मॉन्यूमेंट्स की इंक्रोचमेंट हो रही है। देन इसमें हमने बात की ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके बारे में, जिसके ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा। सो यही था पूरे न्यूज़पेपर में। एडिटोरियल इतने खास नहीं है एंड या कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।